हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार सीजन आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का जो है बिहार एसआई को का जो है पहला टेस्ट था, और तो उस टेस्ट का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो टाइगर मच्छर के द्वारा संचारित नहीं होता है। तो वो है जापानी एन्सेफेलाइटिस। बाकी जो तीन है, ये पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो है आपका टाइगर मच्छर के द्वारा संचारित होता है। तो ये टाइगर मच्छर क्या होता है, इसको समझिए। एडीजी टाइगर मच्छर का जो नाम है वो है एडीजी एल्बो पिबट्स। जो है इसे एडीजी एल्बो पिबट्स मच्छर को ही टाइगर मच्छर कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। चलिए, जापानी एन्सेफेलाइटिस जो होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। एक चीज़ में और समझना है कि ये जो चारों डिजीज है, पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस, ये वायरल डिजीज है, वायरस से होता है, लेकिन वाहक जो होता है इसका मच्छर होता है। तो ये पीत ज्वर और डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों का जो वाहक है टाइगर मच्छर है ना। और बाकी जापानी एन्सेफेलाइटिस का जो वाहक है ये क्यूलेक्स मच्छर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को, तो ये होगा आयन मंडल। जैसा कि जानते हैं आयन मंडल। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो स्कर्वी रोग के इलाज में विटामिन सी वाला जो पदार्थ जो फल होता है वो ज़्यादा कारगर होता है। तो जैसे कि आंवला, विटामिन सी, खट्टा फल जितना भी होता है सब में विटामिन सी होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका सी, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है एनोस्मिया कहते हैं किसे। एनोस्मिया क्या है, एक प्रकार का रोग है। इसमें जो है सूंघने की शक्ति, घ्राण, सूंघना को घ्राण कहते हैं। घ्राण करने की जो संवेदना होती है उसकी कमी हो जाती है, मतलब सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। तो बी आंसर हो गया। एनोस्मिया का मतलब होता है मतलब सूंघने की संवेदना की कमी हो जाना, घ्राण संवेदना कमी हो जाना। ठीक है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स में जो है आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। ठीक, जेनेटिक्स के पिता कहे जाते हैं मेंडल, और लेकिन जो है ये कहा जाता है, पूछा जा रहा है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। किसका करते हैं, तो आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। ठीक। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई एम्पियर है। ठीक, एम्पियर है। और ओम जो है प्रतिरोध का है, वोल्ट वोल्टेज का है। ठीक, ये यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्या होगा। तो दाब क्या होगा, घट जाएगा। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। और नीचे में क्षेत्रफल है, तो नीचे में अगर क्षेत्रफल को जब हम बढ़ाएंगे, है ना, और बल वही है, कह रहा है किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, मतलब क्षेत्रफल को अगर बढ़ा देंगे तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये क्या हो गया, कम हो जाएगा, मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है। तो ये होता है आपको माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर कोटि का होता है सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे जो है देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, माइक्रोमीटर की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक कवकी रोग, मतलब कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो ये जो दाद है ये कवक के द्वारा होता है। गलसुआ, जो बच्चों लोगों में जो गाल फूल जाता है, ये गलसुआ होता है। तो ये गलसुआ और ये जलांतक, ये वायरल डिजीज है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक, ये हो गया। डीजल का निष्कर्षण होता है क्या चीज़ से। तो डीजल का जो निष्कर्षण होता है ज़मीन से होता है, ज़मीन से निष्कर्षण होता है। ठीक है। हालांकि डीजल उत्पादन के लिए पौधा भी जो है, पौधे भी लगाए जाते हैं, पौधे से भी डीजल निकलता है। जैसे जट्रोफा का पेड़ से रतनजीत जिसको कहते हैं, ठीक है, रतनजोत जिसे कहते हैं, ठीक है, उससे भी डीजल निकलता है।
तो लेकिन इसका आंसर जो दिया हुआ है वो डी दिया हुआ है, ज़मीन से, है ना, डी जल का निष्कर्षण ज़मीन से। उसके बाद आइए, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो जर्मन सिल्वर नाम है सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें 3 मेटल मिलकर बना होता है जर्मन सिल्वर। तो वो होता है आपका कॉपर, जिंक और निकेल, मतलब तांबा, जस्ता, निकेल। इसमें रेशियो क्या होता है, तो तांबा का रेशियो होता है 60% और बाकी जेडन और निकेल 20-20 होता है। तो टोटल 100% हो गया, ये रेशियो होता है। जर्मन सिल्वर मतलब कॉपर, जस्ता, निकेल, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। रासायनिक वोटिंग स्याही, जो वोट देने जाते हैं तो उसमें जो चिन्ह के लिए उंगली पर लगाता है स्याही, वही सी स्याही के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो वो स्याही होता है सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन ए हो गया आंसर, सिल्वर नाइट्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 ट्वाइस हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाते हैं, अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर उसमें शल्य चिकित्सा में भी इसका प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। रसोई गैस LPG मुख्यतः होती है क्या, तो रसोई गैस तो ऐसे तो प्रोपेन और ब्यूटेन का बना होता है। रसोई गैस LPG जिसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और उसमें जो है लीकेज होने के बाद जो है पता चल जाए इसके लिए उसमें मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, ताकि गंधक युक्त मिथाइल मरकप्टेन, जो कि वो गंध से पता चल जाता है कि इस गैस रिस रहा है, रिश्ता है। तो वो तो हो गया मरकप्टेन। तो वहाँ तो ब्यूटेन है नहीं ऑप्शन में, तो एक्चुअली में गैस में मीथेन मिला होता है, तो मीथेन आंसर हो गया। अगर ब्यूटेन होता ऑप्शन में तो ब्यूटेन मारते, चूँकि LPG है। अगर नेचुरल गैस है तो नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होता है, और LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन सबसे अधिक होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है, ये हो गया। कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, कैल्सीफेरोल जो है विटामिन D का रासायनिक नाम है। अब विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कर्बिक एसिड, ठीक है, ये है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम किसका है, तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है, तो खाने का जो नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के मिलने से बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग क्षार के मिलने से, जैसे कि Na2CO3, ठीक है, अब प्लस HCl मिल जाएगा तो बन जाएगा NaCl, हाँ, उसके बाद अन्य कुछ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके जो है नमक बनता है, NaCl बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है इसको देखना है। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, सिद्धू कान्हो चांद भैरव चारों भाई के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, भागलपुर से राजमहल के पहाड़ी के बीच में, है ना। तो ये तो समझ ही रहे हैं, संथाल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, कोलों के द्वारा छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में। खासी विद्रोह जो है खासी जनजातियों के द्वारा 1829 में हुआ था, ये भी सही है। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में हुआ था, ना कि 1815 में, तो ये गलत है, ठीक है। तो यही डी आंसर हो गया, गलत खोजना था, तो ये हो गया आपका, ठीक। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है इसका मतलब है, देखिए ये जो नाम है ये दिया गया 1857 के क्रांति के संदर्भ में। तो ये है देवगिरी में 1857 की क्रांति का जो है चिंगारी लगा था वहाँ भी, तो वहाँ पर कौन नेतृत्व कर रहा था, तो सुरेंद्र शाही कर रहा था। गंजाम क्षेत्र में राधा कृष्ण दंडसेन कर रहा था। कश्मीर क्षेत्र में गुलाब सिंह कर रहा था। और लखनऊ में लियाकत अली दिया है, जो कि गलत है। लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही थी। इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहा था नेतृत्व 1857 की क्रांति में, और कानपुर में नाना साहब कर रहे थे, और बिहार में वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, ऐसा तो जान ही रहे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो उसमें है कन्हेरी गुफा में जो है 11 सिरों के जो है बोधिसत्व का जो है अंकन मिलता है शैलकृत गुफा में। तो कन्हेरी गुफा कहाँ है इसको ध्यान रखिएगा, तो महाराष्ट्र के मुंबई
के क्षेत्र में पड़ता है, मुंबई में ही पड़ता है, कन्हेरी गुफा वहीं पर है। ठीक, हालांकि एलोरा का गुफा भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ठीक, अजंता का भी गुफा महाराष्ट्र में ही पड़ता है, लेकिन ये जो कन्हेरी की गुफा है ये महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो जातीय सरकार का स्थापना मतलब होता है कि 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कांग्रेस के द्वारा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है कुछ जगहों पर एक आंदोलनकारियों के द्वारा एक स्वतंत्र सरकार, राष्ट्रवादियों के द्वारा कुछ स्वतंत्र सरकार की स्थापना किया था, उसे ही जो है कहा गया जातीय सरकार, है ना, जातीय सरकार की स्थापना। तो कुछ क्षेत्र थे, मतलब 3 मुख्य क्षेत्र थे, एक बलिया हो गया, बलिया, और एक मिदनापुर हो गया, और दूसरा था तीसरा सतारा था। ये 3 जगह पर जो है मुख्य रूप जो है वहाँ के जो थे लोग, और वहाँ पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना किया था 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ये 1942 हो गया, डी आंसर हो गया। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य जो है हेमू के लिए प्रयुक्त हुआ है। हेमू एक अंतिम राजा था जिन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, और इन्होंने जो है अफगानों से संघर्ष किया, मुगलों से संघर्ष किया, हुमायूं से भी संघर्ष किया। ठीक है, तो बाद में हुमायूं जो है हेमू को ही हराकर अपना फिर से पुनः गद्दी पाया था। तो ये है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? तो ये सप्तांग सिद्धांत जो है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है। राज्य का शासन करने से संबंधित 7 अंग का उन्होंने उल्लेख किया था, जिसमें राजा, अमात्य, है ना, दुर्ग, इसके बारे में उन्होंने कहा था, जनपद, कोश, उसका सबसे अंतिम में जिक्र किया था उन्होंने मित्र का। तो सबसे अंतिम वाला मित्र होगा, यही अंतिम 7वां अंग जो था वो मित्र था। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को डी आंसर हो गया, स्थानीय स्वयं शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो भारतीय रियासतों के प्रति अपनी पहली बार कांग्रेस ने नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन 1920 में, नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये सूफी संत थे। ये क्या कहलाते थे? महबूब इलाही। महबूब इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रिय। ठीक, ये कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो गुप्त काल में औषधि के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत जो है सुश्रुत संहिता की भी रचना की थी। इन्हें जो है शल्य चिकित्सक भी, पहला शल्य चिकित्सक भी माना जाता है। इन्होंने सर्जरी का भी एक जो है खोज किया था। ठीक, तो इसलिए सुश्रुत गुप्त काल में थे, ये आंसर हो गया सुश्रुत। चरक भी था, लेकिन सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। शल्य मतलब ऑपरेशन। ठीक, अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि 1919 में त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है सत्याग्रह हुआ था, और सतपाल का जो गिरफ्तारी हो गया था, उसको गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए जो है जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे लोग, तो वहीं जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी आपका श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में अध्यक्षता की थी, और ये 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, तो उस कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट।
ये तो हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर यह पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय अगर जुड़ जाएगा तब सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू जो है कानपुर अधिवेशन में 1925 में जो है अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर भारतीय महिला तो नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंपल सा पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो श्रीमती एनी बेसेंट होगा। 1917 में अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? मतलब आधा जो है फसल की नपाई के बाद जो है उसका आधा राजस्व ले लेता था, तो वो था खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में, तो बी आंसर हो गया। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण होते हैं वो द्रविड़ शैली से मंदिर का निर्माण होता है। उत्तर भारत में नागर शैली। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में क्या होता था कि उसमें जो गेट बनता है उस गेट को ही गोपुरम कहा जाता है गोपुरम। ठीक है, गेट का जो बनावट होता है उसको गोपुरम कहते हैं। और चारों दीवारी से घिरा होता है वो मंदिर। ठीक है, उसका जो शीर्ष होता है वो कितना भी मंजिल हो सकता है लेकिन षष्ठकोणीय होता है ना। इस तरह से मंदिर का बनावट होता है, पिरामिड आकार का होता है ऊपर में ढांचा। ये होता है आपका द्रविड़ शैली का मंदिर। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? 33 नंबर क्वेश्चन है। तो निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है। सिंध को तो जीत कर मिलाया था, अवध को कुशासन का आरोप लगा करके मिला लिया था डलहौजी ने। सतारा को भी जो है राज हड़प नीति के तहत जो है डलहौजी ने मिला लिया था। ग्वालियर में जो है को भी जो है मिला लिया था, रानी लक्ष्मीबाई नहीं मानी थी। तो ये क्वेश्चन विवादित है इसमें जो है। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो 1924 में। वो बेलगांव में उस समय जो है अधिवेशन हुआ था। बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। किस चीज़ का असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी? तो वो था असहयोग आंदोलन की असफलता। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की और इन्होंने कहा कि सत्ता में भागीदारी करके उन जो है ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है। मतलब उनको उनकी गलतियों को बताना है और इंगित करना है और सुधार काम करना है, अपना हक को लेना है, अपना हक का जो है लेना है। ठीक है, ये उनका सोच था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन गुप्त सम्राट था? तो वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में हुन का बहुत ज़्यादा आक्रमण होने लगा था, तो स्कंदगुप्त ने जो है हुनों, ठीक है, हुनों को पराजित किया था। वह मुग़ल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो वह था आपका औरंगजेब। एक बार आगरा में किया था, ठीक, और देवराय का युद्ध जीत करके, और दूसरा बार दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो वो है आपका वानस्पतिक बाग। स्ववासन संरक्षण क्या होता है? मतलब इन सीटू जिसको कहते हैं, या स्वस्थाने, मतलब जीव जंतु जहाँ पर जीने योग्य मतलब अनुकूलित होते हैं, वहाँ का जो पर्यावरण होता है उनके जीवन के लिए अनुकूलित होता है, वह उसके लिए स्ववासन संरक्षण होता है। तो जंगल हो सकता है, जयमंडल आगार उसके लिए स्वस्थाने हो सकता है, स्ववासन हो सकता है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो होता है वो हो सकता है। पवित्र उपवन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वानस्पतिक बाग नहीं हो सकता। ठीक। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? सड़क की लंबाई पूरे भारत में महाराष्ट्र में सबसे प्रथम स्थान पर है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा आय की विषमता को मापा जाता है। ठीक, आय की विषमता को मापा जाता है। तो ये आंसर हो गया आपका
आय की विषमता डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सिपकीला दर्रा, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये एकदम राइट है। बामडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ना कि मेघालय में, तो ये गलत हो गया, ठीक है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये सही है। तो इसका मतलब सी आंसर हो गया, गलत है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ना कि मेघालय में। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखिए पश्चिमी घाट में जो है आपका कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपका वालतरे, उत्तर पूर्वी भारत में झूम और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डहिया। ये है क्या, इसको समझिए। जैसे पूर्वोत्तर भारत में जो स्थानांतरित कृषि होता था, जैसे एक जगह कृषि किया, फिर 2-3 साल के बाद दूसरी जगह जंगल काट करके खेत बनाया जाता था जनजातियों के द्वारा, फिर दूसरी जगह खेत बना करके वहाँ जो है खेती किया करता था। तो इसको हम झूम खेती कहते थे पूर्वोत्तर भारत में। तो उसी तरह का जो खेती है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था जनजातियों के द्वारा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के एरिया में जो है इस तरह की खेती को डहिया कहा जाता था। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको उत्तर पूर्वी भारत में झूम, जैसा जानते हैं, झूम कहा जाता था। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता था। पश्चिमी घाट मतलब जो है कर्नाटक का जो तटवर्ती एरिया है, केरल का तटवर्ती एरिया, वहाँ पर क्या कहा जाता था, कुमारी। उड़ीसा में कमान, ब्रिंगा, ये सब कहा जाता था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? नलकूप जो होता है पंपिंग सेट, बोरिंग से जो पानी पंपिंग सेट से निकाला जाता है मशीन के द्वारा, तो नलकूप जो है सबसे अधिक जो है वो संख्या में वो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो कितना प्रतिशत सबसे ज़्यादा नलकूपों के प्रतिशत के मामलों में सबसे अधिक किस राज्य में है? तो पंजाब में है। लेकिन यहाँ पर वो प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है कि नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक किस में है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहीं पर पूछ देगा कि नलकूपों द्वारा सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित भूमि क्षेत्र पूछा तो पंजाब हो जाएगा, ठीक। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत का जो पश्चिमी भाग होता है उसका जो उत्तरी भाग है उसको हम कहते हैं कोंकण तट, है ना। महाराष्ट्र और गोवा का जो पश्चिमी वाला एरिया है, अरब सागर से जो मिलता है जो तट है, उसको हम कहते हैं कोंकण तट, ठीक। और उसके कोंकण से नीचे, गोवा से नीचे, जैसे कर्नाटक और केरल वाला जो तटीय भाग है उसको हम कहते हैं मालाबार तट। और उसी प्रकार से भारत के पूर्वी वाला जो तट है, पूर्वी तट में जो है नीचे से लेकर के उधर गोदावरी नदी तक को कहते हैं कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट से ऊपर उड़ीसा तक का जो तट होता है किनारा, बंगाल की खाड़ी तरफ वाला साइड में, उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, ठीक है। तो ये है, इसको समझना होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए ग्रैंड कूली बांध, इसको एक तरफ बांध है दूसरी तरफ नदियाँ हैं, बांध किसी न किसी नदियाँ पर होती है, ठीक है। तो देखिए ग्रैंड कूली बांध जो है कोलंबिया नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। हूवर बांध यहाँ दिया टेनेसी, जो कि गलत है। हूवर बांध है कोलोरेडो नदी पर। कोलोरेडो नदी कहाँ है? तो अमेरिका में, ठीक है। ये कोलंबिया नदी भी अमेरिका में है। नूरेक बांध जो है बक्स नदी पर है। और काहोरा बांध, जिसको काबोरा बांध भी कहते हैं, काहिरा नहीं है, काहोरा है, ध्यान रखिएगा, ये है जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और सबसे अधिक गन्ना उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है। और सेकंड स्थान पर जो है महाराष्ट्र है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो समुद्र तट रेखा सबसे अधिक कनाडा का है, ठीक, लंबी, सबसे अधिक लंबी। सूची को मिलान करिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि कौन सी क्रांति है? तो ये हरित क्रांति है, बिल्कुल सही है। खाद्य उत्पादन मतलब जो अनाज होता है, धान, चावल, गेहूँ, चावल और गेहूँ, तो ये हरित क्रांति से है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नील क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति, ठीक। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इन जो नदियां हैं रावी, ब्यास, चेनाब, ये तीनों का भारत वाला हिमालय क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। लेकिन सतलज जो है हिमालय के उस पार से जो है राकस ताल से निकलता है ना,
तो हिमालय को चीरते हुए, शिवालिक को चीरते हुए ये भारत में इन करता है। इसलिए सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत वाला हिमालय में नहीं है, भारत वाला हिमालय से उस साइड तिब्बत वाला हिमालय में इसका उद्गम स्थान है। इसको ध्यान में रखिएगा, राक्षसताल में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि इसको भी मिलान करना है। गुरु महिसानी जो है ये आपका फेमस है क्या चीज़ के लिए, तो ये है लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए गुरु महिसानी। तलचर जो है आपका कोयला के लिए है, तलचर उड़ीसा में पड़ता है। जादूगोड़ा आपका यूरेनियम के लिए फेमस है, जो कि झारखंड में पड़ता है। जावार खान जो नाम सुने होंगे, जो कि सीसा के लिए प्रसिद्ध है, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। धारणीय विकास के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा स्रोत है आपका जल विद्युत। धारणीय विकास क्या होता है इसको समझिए। धारणीय विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा विकास काम में ऐसे एनर्जी का प्रयोग करना जिससे एनर्जी उत्पादन में वो सोर्स ख़त्म ही ना हो। जैसे पानी, मतलब एक तरफ खर्च हो तो दूसरी तरफ बने, तो पानी खर्च होता है तो एक तरफ पानी बनता भी है, तो वो सोर्स, जैसे कोयला क्या होगा, धारणीय विकास में होगा। धारणीय दृष्टिकोण सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से सही है नहीं है, क्योंकि कोयला खपत जिस रेशियो से हो रहा है उस रेशियो से कोयला बन नहीं रहा है। तेल भी उसी प्रकार से, तेल जिस रेशियो से खर्च हो रहा है तेल उस रेशियो से बन नहीं रहा है, तो वो धारणीय विकास नहीं होगा। धारणीय विकास के दृष्टिकोण को फुलफिल नहीं करेगा। धारणीय विकास के दृष्टिकोण को फुलफिल कौन कर रहा है, तो जल विद्युत कर रहा है। जल से जो विद्युत उत्पादन करते हैं तो वो कर रहा है। ठीक, हाइड्रो पावर डैम बना करके जो करते हैं उसमें तो क्या होता है, पोल्यूशन भी नहीं होता है और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी फुलफिल करता है, मतलब ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो रिफ्ट घाटी से होकर जो है इसमें नर्मदा नदी ही बहती है। रिफ्ट घाटी क्या होता है बता चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं क्लास में। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी क्या होता है, दो ब्लॉक के बीच में एक धंसा हुआ भाग होता है, उसी में से पानी बहती है। ठीक है, तो वही रिफ्ट घाटी है। कैसे बनता है वो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है कौन। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है आपका तमिलनाडु। नवंबर दिसंबर में जो है वर्षा होती है इसमें तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, और जो मानसून जून वगैरह में आता है उसको हम दक्षिण पूर्वी मानसून कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न घुमाता है। तो यहाँ दक्षिण पूर्वी मानसून रहता तब आपका पश्चिमी तट केरल होता और मानसीनराम ये सब होता इधर से। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून है तो मतलब लौटता हुआ मानसून है, तो लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में वर्षा करता है, वो भी नवंबर दिसंबर के आसपास में। ठीक है, नेक्स्ट मिलान करिए 54 क्वेश्चन, 54 नंबर। तो ये है मिलान करना में है बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ जो है आपका खनिज तेल के लिए है। कोडरमा जो है अफरक के लिए फेमस है। मोसा बानी आपका तांबा के लिए फेमस है। और रवा जो है आपका जो है खनिज तेल के लिए, सॉरी इसमें गलती हो गया। बादाम पहाड़ जो है आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। बादाम पहाड़ लौह अयस्क के लिए फेमस है। कोडरमा अवरक के लिए फेमस है। और मोसा बानी तांबा के लिए फेमस है। और रवा जो है आपका खनिज तेल के लिए है। ठीक, बादाम पहाड़ आपका लौह अयस्क के लिए है, ठीक, और रवा खनिज तेल के लिए है। कोडरमा अवरक मोसाबानी तांबा। ठीक, मिला लीजिए, देख लीजिए कौन सा सही है। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, ग्रह का नाम क्या है, सॉरी। तो पृथ्वी की जुड़वां जो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां ग्रह कहते हैं। यहाँ गलती प्रिंट लिया, गृह लिख दिया है, ग्रह होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो गंगा नदी का भाग उत्तरी कोयल नदी है, क्योंकि उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी में मिल जाती है और वही सोन नदी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि गंगा नदी की यह उपनदी है। बाकी जो जितनी नदी है, शंख नदी, दक्षिण कोयल नदी, बराकर नदी, ये गंगा में नहीं मिलती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर सबसे अधिक
तेल उत्पादक सऊदी अरब है। तो नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो 20 हो सकता है। ठीक है, मतलब 530 होता है राज्यों से और 20 होता है केंद्र शासित प्रदेशों से। तो 530 और 20 कितना हो गया? 550। और 2 होता है एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो 552। तो कुल 552 सीट निर्धारित है लोकसभा में, लेकिन उतना सीट भरता नहीं है, 545 ही भरता है। ठीक है, लेकिन जो संवैधानिक तौर पर निर्धारित है तो उसको जानना पड़ेगा। ये है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों। ठीक है, 59 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। मतलब आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में या आधिकारिक भाषा से रिलेटेड जो भी संशोधन करना होगा तो संसद जो करेगी संशोधन, तो वो कैसे करेगी? तो वो संशोधन करेगी कैसे? तो 2/3 बहुमत से। ठीक है, 2/3 बहुमत से करेगी। यही है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? बाबत मतलब चेंजेस लाना, मतलब कौन जो है पंचायतों की संरचना में जो है बदलाव कर सकता है? कौन अधिकृत है? कौन संस्था जो है उसमें नियम कानून को बदल सकता है, संरचना उसका ढांचा को बदल सकता है? कौन करेगा? तो राज्य का विधानमंडल। ठीक, राज्य का विधानमंडल करता है, पंचायती राज से संबंधित कोई भी नियम बनाता है। ठीक, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो पंचायती राज से। जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत एक 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज को जोड़ा गया, स्थानीय सरकार है ना, पंचायती राज शासन, जिसमें जो है 29 विषय को उसमें शामिल किया गया था पंचायती राज के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित, ये जो पंचायती राज था बलवंत राय मेहता के सिफारिश के आधार पर हुआ था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। हो गया। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो लोकसभा अध्यक्ष जो जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पी.ए. संगमा थे। ये 1996 में बने थे, पी.ए. संगमा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। पंचायती राज को लेकर के समय समय पर कुछ समितियां गठित की गई थी, जिसमें बलवंत राय मेहता है अशोक मेहता है, एल.एम. सिंघवी है। ये पंचायती राज को लेकर के समय समय पर समितियों का गठन इसके अध्यक्षता में की गई थी, है ना। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, ठीक, फिर अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से रिलेटेड है। एल.एम. सिंघवी समिति भी 1985-86 में, ये भी जो है पंचायती राज से रिलेटेड है। पी.वी.एन. राव समिति ये पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है, यही गलत है, संबंध नहीं है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, तो कौन सा चुनाव में किया गया था? तो वो 1989 के चुनाव में। ठीक, 1989 के चुनाव में। क्यों? क्योंकि उसमें 61वां संविधान संशोधन 1989 में 89 में जो है मत देने का जो आयु है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया था, तो इसीलिए यह प्रश्न को पूछा गया है। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पहली बार का प्रयोग कब हुआ था? तो 1989 में, क्योंकि उसी समय कानून भी बना, संविधान में संशोधन भी हुआ है। तो कौन सा संशोधन? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में, जिसमें मत देने का जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। इस प्रकार 18 वर्ष का जो है लोग पहली बार वोट दिया था। ठीक है, 89 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? मतलब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसकी बर्खास्त की या उसको बर्खास्त की, यही हुआ किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन और उसका जो है बर्खास्त की का प्रावधान अनुच्छेद 75 में ही दिया गया है। और 74 में कहा गया कि एक मंत्रिपरिषद होगा, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक, अब 72 अनुच्छेद 72 तो जानते हैं कि प्राण दंड जो है राष्ट्रपति को जो प्राण दंड क्षमादान करने का जो शक्ति है। निम्नलिखित 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार कितना है? अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार 5 तरह का रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा भी 5 तरह का रिट जारी किया जाता है। जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होने लगता है
तो इस तरह का रिट अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह का रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। उसी रिट में से, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रतिषेध होता है, परमादेश होता है, उत्प्रेषण होता है और अधिकार परीक्षा। अंतिम वाला जो होता है अधिकार परीक्षा, वही इसी अधिकार परीक्षा वाला रिट को हम कहते हैं पोस्टमार्टम। संवैधानिक उपचारों में इसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो त्वरित निर्णय केंद्रीय शासन व्यवस्था में हो जाता है, त्वरित निर्णय, क्योंकि कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। लचीलापन भी होता है। बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं। कानूनों की एकरूपता होती है, इसमें कोई अड़चन लगाने वाला नहीं होता, एक जैसा कानून पूरे देश में लगता है, चूँकि केंद्र से शासन होता है। लेकिन बड़े देश के लिए आदर्श नहीं है, ये बात सही है। बड़े देश के लिए उतना एक ही जगह से शासन को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यही सी आंसर हो गया। मतलब निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। ये शासन का जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सेवानिवृत्ति का जो अंतिम उम्र है वो 65 वर्ष है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की। चलिए, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति लेवल पंचायती राज में 3 स्तर होता है, एक जिला परिषद, मध्य स्तर पर होता है पंचायत समिति और निचले स्तर पर होता है ग्राम पंचायत। तो मध्य स्तर पर जो पंचायत समिति होता है उस पंचायत समिति का क्या काम होता है? तो समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी के तौर पर वो कार्य करता है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन बैठाता है, ऊपर के जिला स्तर और नीचे के ग्राम स्तर के बीच में समन्वय स्थापित करता है, और पर्यवेक्षण सुपरविजन का काम करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, उसमें से एक समाजवादी शब्द भी था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष को ही धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, और एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता। 3 शब्द जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा 72 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 352 के तहत। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय को एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट चाहने का अधिकार दिया गया। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन कोई व्यक्ति करता हो या कोई सरकार ही क्यों न करता हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकती है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? मतलब राजकोष के बारे में जो सुझाव दिया जाता है कि उसको राजकोष को कैसे बढ़ाया जाए और केंद्र और राज्य के बीच में कैसे वितरण किया जाए राजस्वों का, तो इसका जो सुझाव देता है वो वित्त आयोग देता है। 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो यहाँ पर आपका वित्त आयोग आंसर हो जाएगा। ठीक, फाइनेंस कमीशन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो संवैधानिक स्तर किस 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज संस्था का स्थापना किया गया। 29 विषय उसको प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर यह किया गया था। ठीक है, 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? अधिशासी शक्ति मतलब होता है कार्यपालिका शक्ति। तो भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्तियों को किसमें निहित किया था? केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है संवैधानिक स्तर पर? तो वो है आपका जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय विधानमंडल, उपयुक्त केंद्रीय विधानमंडल नहीं, भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कब? तो मंत्रिपरिषद के बारे में तो बहुत बार जिक्र हुआ है, कहा गया है कि हर बार मंत्रिपरिषद का ही जिक्र हुआ है। ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल का जिक्र संविधान में एक ही जगह हुआ है, वह है
352 में। उसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही पूरे देश में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, ये बात है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो स्वावलंबन योजना जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा 2010 में मनमोहन सरकार के द्वारा की गई थी। यही स्वावलंबन योजना जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो इसी स्वावलंबन योजना को अटल पेंशन योजना के नाम से जो है आगे बढ़ाया गया। इस योजना को नाम बदल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? कौन अनुशंसा करता है कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों के लिए अनाजों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होना चाहिए, या कौन तय करता है, या कौन सिफारिश करता है जो सरकार उसको मानती है? तो वो करता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा। कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ये एक आयोग है, कमीशन है। यही प्रत्येक वर्ष जो है सरकार को अनुशंसा करती है कि जो है इस साल किस अनाज का क्या MSP रहेगा, कीमत रहेगा। MSP मतलब मिनिमम कीमत कितना रहेगा वो तय करता है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता? तो वो नाबार्ड नहीं करता। नाबार्ड जो है ये जो है स्वयं सहायता समूह को नहीं करता, ये सिर्फ एग्रीकल्चरल और ग्रामीण विकास को लेकर के जो है ये काम करता है। वो बाकी सभी बैंक जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को संचालित करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? त्वरित मतलब होता है क्विक, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो वो है आपका ग्रामीण उद्योग। ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष 82 नंबर, निम्न में से किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ। ठीक। तो ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा असंगठित मतलब होता है असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो काम, जैसे ठेला वाला, रेहड़ी वाला काम जो करता है लोग, दुकान चलाने वाला, ये सब असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हुए। ठीक, मतलब इसका कोई संगठित नहीं है ना, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इसके सामाजिक सुरक्षा के लिए जो अधिनियम पारित हुआ 2008 में। गिल्ड एज विपणन संबंधित है किससे? गिल्ड एज विपणन संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। सरकारी प्रतिभूति होता है उसको खरीद बिक्री से संबंधित गिल्ड एज विपणन मतलब होता है मार्केट। गिल्ड एज मार्केट संबंधित है किस चीज़ से? तो सरकारी प्रतिभूति के क्रय विक्रय से संबंधित। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वो रहा था आपका 1980 से 1985 के बीच में। तो इसमें जो है आपका एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया मॉरिस टी मॉरिस, है ना, मॉरिस टी मॉरिस के द्वारा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है कौन सा? तो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात लाइसेंसिंग और आयात शुल्क में कमी। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी में निवेश। नेक्स्ट, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो भारत में सेवा कर जो है ये हुआ आपका केलकर समिति की सिफारिश पर। सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स जो आप देते हैं, तो किसी भी सर्विस का जो टैक्स देते हैं उसके लिए जो इन्होंने ही सरकार को अनुशंसा किया था, केलकर समिति। ठीक। नेक्स्ट है भारत में मध्य अर्ध शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था मजबूत रक्षा उद्योग आधार बनाना, नहीं भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकना, कम समय के अंदर रोजगार बढ़ाना। नहीं, बी नंबर महालनोबिस, बी नंबर भारी उद्योग की स्थापना करना, जैसे कि स्टील उद्योग हो गया, स्टील उद्योग जितना भी लगा था, स्टील प्लांट वगैरह, उसी समय महालनोबिस प्लान के तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही लाया गया था। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, ये तो करंट बेस है। चलिए नेक्स्ट, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो योजना अवकाश की अवधि जो है जिसमें योजना प्लानिंग जो है पंचवर्षीय योजना को रोक लगा दिया गया था, तो उसमें 1 वर्षीय योजना चला था, तो वो जो है योजना अवकाश के अवधि में आ जाता है। तो वो था आपको 69 से 72। मानस ने, उसके बाद मैथ आ जाता है। मैथ को जो है आप लोग स्वयं बना लेंगे, ठीक, तो अच्छा रहेगा। मैथ नहीं, 90 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिएगा थोड़ा, सॉरी ध्यान से। भारत में योजना अवकाश अवधि थी तो 1966 से 69 के बीच में, 66 से 69 के बीच में जो है योजना अवकाश के अंतर्गत जो है काउंट किया जाता है, क्योंकि इस बीच में पंचवर्षीय योजना को रोक लगा दिया गया था, वो फेल हो गया था। उस समय 1 वर्षीय योजना चलाया गया था 3 साल के लिए। तो ये जो है आपका अवकाश, योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। बाकी जो है इधर आपका जो है 91 से लेकर के 100 तक का जो क्वेश्चन है ये मैथ है, देख लीजिए आप लोग मैथ, और इसको वो आसान है, सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जो है इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग कर लेंगे। इसमें कुछ तीन ठो रीजनिंग है, बाकी मैथ है इसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो है कुछ टेस्ट और उसका सॉल्यूशन मैं डालता रहूँगा इसमें। चलिए, धन्यवाद।